जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए जब 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाला, जो कि आपका इडोटेरिया के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट करा जा रहा है। आपको टेस्ट नंबर 19 का आज आपका पार्ट 2 होने वाला, ध्यान रखिएगा। आपका FLT 4 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, इधर उधर ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, चलते सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। ध्यान रखिएगा, आज आपका 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न फुल आज आपका कंप्लीट कराया जाएगा विद व्याख्या के साथ में। अब वीडियो को 1.25x पे देखिएगा या फिर उससे थोड़ा सा कम में देखिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76, क्योंकि आपका 75 तक हो चुका कंप्लीट। 76 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को साथ में जुड़ जाइए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। चलिए बिना कोई देर किए वो चलते हैं 76 नंबर प्रश्न। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का सर्वाधिक सटीक विधिक विवरण है। मतलब भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना का सर्वाधिक सटीक विधिक विवरण है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप चलिए, तो इसका सही हिस्सा हो जाए, मतलब सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन यह अन्य हिस्सों में स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। यह विधिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा। देखिए 91 संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रस्तावनों के तहत एक ऐसे छोटे भारतीय राज्य पर विचार करें जिनकी विधानसभा में ठीक 40 सदस्य हैं और इस राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, जो सर्वाधिक रूप से अनिवार्य है। जो सर्वाधिक रूप से आपका अनिवार्य है, आपको कितनी होनी चाहिए, तो आपको 12 होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। देखिए 15% के ऊपरी सीमा के नियम में 2003 में 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 164 के एक को लागू किया, जिसका उद्देश्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। इसका मकसद क्या, विशाखालय मंत्रिमंडलों को रोकना और सरकारी खोजने पर पकड़ने वाले आवश्यक बोझ को कम करना था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 भारत की पहली व्यापक ग्रामीण विकास पहल के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्रशासनिक ढांचा और दर्शन इनमें से किसके शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से सीधे तौर पर प्रेरित था। सीधे तौर पर आपका प्रेरित था, तो आपका हो जाएगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अनुसार, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में 1948 में अमेरिकी टाउन प्लानर अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट ने कृषि और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए गांव स्तर के कार्यकर्ताओं का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। बताइए लोकसभा अपना 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करती है और आम चुनावों से पहले राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से भंग कर दी जाती है। मौजूदा मंत्रिपरिषद की तत्काल संवैधानिक स्थिति क्या होती है। तो संवैधानिक स्थिति क्या होती है, तो वे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे और राष्ट्रपति को सलाह देते रहेंगे जब तक कि नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित में से किस अत्यंत शक्तिशाली कैबिनेट समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है भैया, आपका जो 19 दिन आपका पूरा बचा हुआ है ये एग्ज़ाम आपका लेने में, तो आप लोग लगन से या जुनून से लग जाइए। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्षेत्र कैबिनेट समितियां कैबिनेट में भारी काम को बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार कार्य संचालन नियम के तहत बनाई गई गैर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताएगा यदि नाम मात्र जीडीपी वास्तविक जीडीपी से तेजी से बढ़ता है तो इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ आपका बढ़ते हुए मूल्य स्तर मुद्रास्फीति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 82। बताइए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, अल्प रोजगार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अल्प रोजगार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये आप लोग बताइए। देखिए कथन 1 में आपका है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान नौकरी के लिए अत्यधिक योग्य होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कम घंटे काम करता है, बिल्कुल सही है। 3 में आपका, यह भारत के अनौपचारिक क्षेत्र में एक प्रमुख मृदा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 84वां प्रश्न, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, वैधानिक तरलता अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में है, बैंकों को SLR सिर्फ नगद रूप में ही RBI के पास रखना जरूरी है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। 2 में आपका है, SLR को सोना नगद या सरकार द्वारा मंजूर की गई प्रतिभूतियों के रूप में रखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, SLR बढ़ने से कमर्शियल लोन देने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध फंड कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 की ओर। बचेगा, सिटी इकोनॉमिक्स रीजन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए, सिटी इकोनॉमिक्स रीजन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। सही उत्तर को आप लोग को बताना था। तो देखिए कथन 1 में आपका है, इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास के केंद्र ग्रोथ हब के रूप में विकसित करना है, जो कि कथन 1 आपका क्या है, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। कथन 2 में आपका है, 5 वर्षों की औषधि के प्रति SER 5,000 करोड़ की आवंटन की घोषणा की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। 3 में आपका है, इस फंड को एक चैलेंज मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें सुधार सह परिमाण आधारित वित्त पोषण तंत्र शामिल होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो 85 का आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85-86 नंबर प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उजागर किए गए जनसांख्यिकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन देखिए भैया बार बार पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर क्वेश्चन फिर से सुनना होगा तो 1 सेकंड के लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पीछे कर लीजिए भैया, रिक्वेस्ट किया जाए, फिर से सुन लीजिएगा। क्या बोल रहा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उजागर किए गए जनसांख्यिकीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताना है कि कौन सा कथन आपका, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, कौन सा कथन आपका सही है। देखिए 1 में आपका है, वर्ष 2019 एक सेकंड रुक जाइए, वर्ष 2019 से 23 की अवधि के लिए बिहार में महिलाओं की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष रही, जो पुरुष की जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष से अधिक थी, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही। कथन 2 में है, जब 2009 से 2013 के आधार रेखा बेसलाइन के मुकाबले मूल्यांकन किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा की दीर्घकालिक वृद्धि शहरी क्षेत्रों के दर्ज की गई वृद्धि से अधिक थी, जो कि बिल्कुल सही है। 3 में बिल्कुल गलत है। 4 में आपका है, बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में हुई मजबूत वृद्धि को दर्शाता हुए बिहार में शिशु मृत्यु दर IMR वर्ष 2017 से 2023 के 12 अंकों की गिरावट के साथ 23 नंबर पर पहुंच गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कौन सही है, तो 1, 2 और 4 आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ऐसा क्वेश्चन था ना भैया कि क्वेश्चन में इतना लंबा था कि कुछ कहेगा नहीं। 87 नंबर प्रश्न बताइएगा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 13.09 लाख करोड़ है, ध्यान में रखिए कहाँ है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, प्रश्न नंबर 88 की ओर। बताइए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए ए में आपका है, नियमित स्टार्टअप। क्या नियमित स्टार्टअप, ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, कंपनी के गठन से लेकर 10 वर्ष तक
सीमा और 200 करोड़ तक की बढ़ी हुई टर्नओवर। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका 4 में, ध्यान रखिए, इधर से मिलान कर दिए हैं। बताइए डीप टेक स्टार्टअप ये आपका हो जाएगा निगमन से लेकर 20 वर्ष तक आयु सीमा और 300 करोड़ की टर्नओवर की सीमा। सहकारी समितियाँ आपका हो जाएगा विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और समृद्ध क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना के लिए इसे शामिल किया गया था। बाकी आपका डी में बच गया है विभाजित पुनर्गठित पुनर्वासी आपका 3 में जो पारिस्थितिकी तंत्र में प्रोत्साहन और लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मान्यता से वंचित किया गया। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 89 नंबर प्रश्न। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार द्वारा घोषित समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना। देखिए कथन 1 में आपका बोल रहा है चलिए इसको भी आप लोग खुद कीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप लोग के लिए हम छोड़ दिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 90 की ओर। बताइए, माफ कीजिएगा सेटवे ऐसा आया हुआ है तो जिसके कारण ऐसा गोल गोल दिखाई दे रहा है। भारत में कपड़ा और परिधान T&A सेक्टर में स्थित ढांचे और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। तो कथन 1 में आपका है, देखिए 1 में आपका है कपड़ा औद्योगिक उत्पादन की स्थापना को काम करता है जो देश के कुल विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित में लगभग 11% का योगदान देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका क्या है सही है। 2 में आपका है हाइड्रोक्लोरिक इकोनॉमिक्स स्केल पर यह पूरा स्टेटर भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% से अधिक हिस्सा सीधे तौर पर पैदा करता है, जो कि कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में आपका है भारत खुद दुनिया का 6ठे सबसे बड़ा कपड़ा का परिधान निर्यातक के रूप में स्थापित करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 4 में है इसे सेक्टर में कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 80% हिस्सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में शामिल है, जो कि कथन 4 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा 90 का आपका सही उत्तर 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी कि केवल 3 कथन आपका जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइएगा बिहार में अंग्रेजी व्यापार के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसने अंग्रेजी को प्रेरित किया। ध्यान रखिएगा भैया, बिहार में अंग्रेजी व्यापार के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को प्रेरित किया। बताइए किसने अंग्रेजी को प्रेरित किया था, तो आप लोग को अच्छी तरह से पता है, जल्दी सोचिए कौन कहते हैं। तो देखिए डचों का व्यापारिक सफलता कहते हैं, ध्यान में रखिएगा डचों को व्यापारिक सफलता। देखिए डचों अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापक संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजी ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। निम्नलिखित नवाबों को उनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर को आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित नवाबों को उनके शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा शुजाउद्दीन, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा सिराजुद्दौला, ये आपका दूसरा होगा। उसके बाद आपका मीर कासिम, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद नजमुद्दौला, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए शासनकाल के अनुसार सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, ध्यान रखिएगा और याद करते जाइएगा। बताइएगा बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए एक में है डेनिश कंपनी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्धा में पटना सिटी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या सही है? तो बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आपका क्या सही है, ध्यान रखिएगा
अब देखिए दो में आपका है, देखिए कुछ ही हो गया यार, दो में आपका है अंग्रेजों को बिहार के व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1661 में मिली थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो अंग्रेजों ने 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 में बंद हो गया। इनके व्यापार को स्थापित की वास्तविक सफलता 1651 में मिला था। तो मिला था 1600, इसको काट दीजिए, लिख दीजिए यहाँ पे 1651 में मिला था। 3 में पटना में प्रथम व्यवस्थित व्यापारिक कोठी की स्थापना डचों ने की थी। ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की गतिविधियों के संदर्भ में कथन 1 और 3 आपका सही है। 1 और 3 आपका कौन सा ऑप्शन में होगा, तो यहाँ देखिए होगा 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। पता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग बताइए। कथन 1 में आपका है भोजपुर की क्रमबद्ध साहित्य व इतिहास का उपलब्ध नहीं है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। एक सेकंड रोजिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में भोजपुर साहित्य मुख्यतः लोकगीतों और लोक कथाओं की मौखिक परंपरा पर आधारित है, जो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में भिखारी ठाकुर की प्राथमिक रचना गौतम महाकाव्य है, जो कि बिल्कुल गलत है। 4 में आपका है विदेशिया भोजपुरी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय कृति थी, जो कि 4 पर बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही है, 3 आपका गलत है। चलिए 95 नंबर प्रश्न बताइएगा, बिहार में उर्दू पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में उर्दू पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में देखिएगा क्या है, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार आरा से प्रकाशित हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में बिहार का पहला उर्दू दैनिक 1876 में पटना में प्रकाशित हुआ था, क्या 2 सही है, तो बिल्कुल आपका 2 गलत है। 3 में आपका नई किरण नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन 1948 में दरभंगा में प्रारंभ हुआ था, कथन 3 में आपका बिल्कुल सही। 4 में वर्तमान समय में कौमी तंजीन बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय उर्दू समाचार पत्र माना जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बिहार में उर्दू पत्रिका के संदर्भ में कथन 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 96 नंबर प्रश्न बताइए, मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया था। मोरारजी देसाई ने किसके नेतृत्व में नागरिक अधिकार आयोग का गठन किया था, बताइए किसके आयोग से किसके अधिकार आयोग का गठन किया था, किसके नेतृत्व में, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइएगा निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा, बताइए सही घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो सही कालानुक्रम में आपका जो है सो पहला तो देखिए आपका हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना का सुझाव दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही है, पहला हो जाएगा। उसका तो जगह नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया, वो आपका दूसरा हो गया। उसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम प्रारंभ, ये आपका तीसरा हो गया, ध्यान में रखिएगा, ये आपका तीसरा। उसके बाद आपका चौथा में हो जाएगा, ये आपका चौथा, यूनेस्को द्वारा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराया गया, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 98 नंबर प्रश्न मिलान करने वाला है, चलिए मिलान करते हैं। मतलब सूची 1 में तीर्थकार है, संज्ञान है, ध्यान में रखिए। तो 1 में देखिए पारसनाथ देखिए आपका हो जाएगा सर्प, संज्ञान आपका क्या सर्प है। बताइए आदिनाथ का आपका हो जाएगा वृषभ। अजीतनाथ का आपका हो जाएगा हाथी। महावीर का हो जाएगा आपका सिंह, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए बिहार के सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर देंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइएगा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है बिहार में आने वाले प्रथम महत्वपूर्ण सूफी संत ताज फकी थे जो मनेर में आकर बसे थे। क्या एक आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि माफ़ कीजिएगा इसका आंसर हमको नहीं मालूम है। जो बात है भैया तो सच बताने में क्या जाता है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, हो सकता है आप लोग को किसी को मालूम होगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा को भंग करने के बजाय सस्पेंड एनिमेशन में रखा गया था, इसका अर्थ क्या है बताइए। सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा विधानसभा अस्तित्व में थी पर उसकी शक्तियाँ निलंबित थी। ध्यान में रखिएगा, क्या विधानसभा अस्तित्व में थी पर उसकी शक्तियाँ निलंबित थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 101 नंबर प्रश्न। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को आप लोग बताइए। सही कथन को क्या करना है, बताना है, नहीं बिल्कुल बताना है। चलिए देखिए कौन सा कथन सही था। 1 में आपका है समेश्वर श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है देखिए त्रिवेणी नहर का विखना ठेरी दर्रे के समेश्वर श्रेणी के विस्तार है, बिल्कुल सही है। 3 में है संतपुर के निकट स्थित चोटी रामनगर दून की सर्वोच्च चोटी है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो तीनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 102 यहीं पर है यार। बताइए 102 में प्रश्न बिहार के जलवायु को प्रभावित करने के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताइए। देखिए 1 में आपका बिहार की अक्षांशीय स्थिति जिसे उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदान करती है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया से आने वाली शीतकालीन शीत हवाओं को पूर्णतः अवरुद्ध कर देता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत। 3 में बंगाल की खाड़ी से दूरी वर्षा के विवरण को प्रभावित करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103। बताइए बिहार में नरवेस्टर अथवा कालवैसाखी किस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए बिहार में नरवेस्टर अथवा कालवैसाखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है, तो यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पूर्व मानसूनी वर्षा है। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में बिहार ने 5 वर्ष के कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS5 की तुलना में NFHS6 में बढ़ा है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। सही बोल रहा था लेकिन गलत है। 2 में आपका बिहार में 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत NFHS5 की तुलना में NFHS6 घटा है, जो कि ये भी बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, लेकिन सही आपका एक भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइए बिहार बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो कथन 1 में आपका वर्ष 2026-27 के पहली बार बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पार किया, जो कि बिल्कुल आपका क्या बताइए, बिल्कुल आपका गलत है। कथन 2 में यह बजट अनुमान पूर्व वित्तीय वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए के अधिक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में पूर्व वित्तीय वर्ष की कुल व्यय बजट अनुमान लगभग
1,7 लाख करोड़ रुपये था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा बिहार बजट 2026-27 के बारे में 2 और 3 आपका सही है, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। बताइएगा बिहार सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में संचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ध्यान रखिए और कौन सा कथन सही होगा या फिर गलत होगा बताना है। चलिए वो सब देख लेंगे सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। ठीक है, एक में राज्य के कुल संचित क्षेत्र 67 लाख हेक्टेयर से अधिक है। क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सत्य है। कथन 2 में चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे कथन 2 इधर होगा। कथन 2 में है रोहतास राज्य का सर्वाधिक सकल संचित क्षेत्र वाला जिला है। क्या कथन 2 सही है? तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में बिहार में फसल सघनता 1.44 है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा सही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आप लोग को बताना है। ये कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, बिहार के एक पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आने के बाद प्रथम उपराज्यपाल जेम्स डेविस शिफ्टन थे। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुकिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है सर मोरिस गवर्नर हैलेट के कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद प्रारंभ हुआ, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। कथन 3 में आपका है जयरामदास दौलतराम स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 108 की ओर। तो पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? पटना उच्च न्यायालय के बारे में सही कथन को आप लोग को चयन करना है। देखिए एक में इसका गठन 1917 में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका क्या गलत है। इसका गठन 1917 में नहीं हुआ था। इनका गठन कब हुआ था? तो इनका पटना का आपको 1915 में किया गया था। ध्यान में रखिए, देखिए राज्य के न्यायिक व्यवस्था के उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है। पटना उच्च न्यायालय के गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 2 में इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कीमियर थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए 2 और 3 सही है। पटना उच्च न्यायालय के बारे में कथन 2 और 3 आपका सही है। ध्यान रखिएगा 2 और 3। अब पटना का गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 109 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन के पारंपरिक समय के अनुसार कालानुक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में व्यवस्थित करें किसके बारे में? निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन के पारंपरिक समय के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। सही उत्तर को आपको चयन करना है। देखिए पहला कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा मंदार मेला, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा जानकी मेला। जानकी मेला आपका दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखिए उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? उसके बाद आपका हो जाएगा सौराठ मेला, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा में आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पितृ पक्ष मेला। ध्यान रखिए ये आपका चौथा यानी ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पॉज कीजिए, इसको याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 110 नंबर प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अनुसार दलों को उनकी सीट संख्या के अवरोही क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिएगा अधिक से कम में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए पहला आपका हो जाएगा, पहला आपका कौन सा हो जाएगा? INC यानी कांग्रेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका 6 सीटें जीती थी चुनाव 2025 के बारे में। अधिक से कम, अच्छा अधिक से कम पहला देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा INC, उसके बाद आपका होगा AIAMM, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका RLM, तीसरा हो जाएगा CPI, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिए MLA आपका ML 14 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया भैया तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बताइए 2025 से बिहार विधानसभा 2025 में बीजेपी जनता पार्टी कितने सीटें जीते हैं? 89। जनता JDU कितने जीते हैं? तो 85। राष्ट्रीय जनता दल कितने जीते हैं? तो आपको 25 सीटें जीते हैं। ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस कितने जीते हैं? तो 6 सीट जीते हैं।
चलिए 111 नंबर प्रश्न बताइएगा, हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? बताइए हाल ही में कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बना है? बताइए यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है। तो 21वां सदस्य आपका बुल्गारिया बने हैं। कौन बने? बुल्गारिया बने हैं। 122 12 नंबर प्रश्न, भारत के जनसंख्या की संक्रमण के संदर्भ में NFHS6 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपका गलत है ये आप लोग को चुना, यानी असत कथन उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका असत है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए एक में आपका भारत के कुल प्रजनन दर TFR 2.1% स्तर तक पहुंच गई है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। 2 में आपका है भारत के गर्भ निरोधक प्रसार दर NFHS5 की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बोल रहा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है। 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत के किस देश ने रेबीज के प्रकोप से निपटने में मदद के लिए वहाँ रेबीज वैक्सीन भेजी है? रेबीज वैक्सीन आपका भेजी है तो आपका तिमोर लिस्टे में भेजी है। कहाँ भेजी है? आपका तिमोर लिस्टे में भेजी है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर बन रहे सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची बंदरगाह बिंदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया। इसके मुख्य पुल की लंबाई लगभग कितनी है? बताइए पुल की लंबाई लगभग आपका कितनी है? तो 9.46 किलोमीटर, 9.46 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। तो बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बिहार सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये कौन सा कथन सही है तो आपको बताना। देखिए अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि बिल्कुल आपका क्या बताइए, बिल्कुल आपका ये सही है, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है, 2 में आपका सरकार ने लक्ष्य रखा कि साल 2030 तक राज्य में रजिस्टर्ड होने वाले कुल नए वाहनों में 30% EV होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। 2 में इलेक्ट्रिक कार्गो में 3 व्हीलर की खरीद पर समानता श्रेणी को 50,000 रुपये तक और SC/ST के खरीदारों को 60,000 तक सब्सिडी मिलेगी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए तीनों कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 116 की ओर। नगर निकाय चुनाव और उपचुनावों में मोबाइल ऐप से वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो अपना बिहार बन गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है प्रश्न नंबर 117 की ओर। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित की जा रही कुटीर ज्योति सौर ऊर्जा पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग बताइए। ध्यान में रखिए। देखिए 1 में आपका यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए उपलब्ध है। क्या कथन 1 आपका सही है? कथन 1 आपका जो है बिल्कुल आपका सत्य है। 2 में योजना के अंतर्गत कुटीर ज्योति अत्यंत गरीबी परिवारों के लिए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का 100% लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में ग्रामीण स्तर पर इन सौर उपकरणों का संचालन और प्राथमिक रख रखाव के लिए जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना समूहों को महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा। तो बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित की जा रही है कुटीर ज्योति सौर ऊर्जा पहल के संदर्भ में कथन तीनों आपका सही है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 118। बताइए ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार का देश कौन सा राज्य बन गया है? बताइए ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये आपका 5वां राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 118 की ओर। बताइए बिहार में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के संबंध में NFHS 6 के निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? इसमें कौन सा कथन आपका गलत है? तो 1 में देखिए आपका है, 1 में राज्य में बाल विवाह के मामलों में कमी दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही है। यहाँ बोल रहा गलत है। महिलाओं के डिजिटल पहुंच विशेषकर इंटरनेट के उपयोग उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका
क्या है, तो बिल्कुल आपका सही है। महिलाओं की पारिवारिक निर्णय की क्षमता में गिरावट आई है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। लड़कियों में शैक्षणिक स्थिति को सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर। भारत FTA समझौते 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ, जो विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला AFTA निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश आपका शामिल नहीं है, तो आपका जो है सो कौन देश शामिल नहीं है, तो आपका देखिए चारों देश आपका शामिल नहीं है। थोड़ा स्टार लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। 121 नंबर प्रश्न बताइए, IUCN भारत के पहले डुयोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी गई है, यह कहाँ अवस्थित है। यह कोई कहाँ अवस्थित है, तो आपको पाक की खाड़ी में अवस्थित है। वन लाइनर है भैया, वन लाइनर को हम लोग को छोड़ना नहीं है। भारत के किस संगठन की नौसेना के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया है। एक संयुक्त अभ्यास आपका किया गया है, तो ये आपका यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया है, ध्यान में रखिए। देखिए भारत के किस संगठन की नौसेना के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया है, तो किसके अंतर्गत किया गया था, यूरोपीय यूनियन के संग, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन आपका सही है, तो कथन 1 में आप बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कि बिल्कुल आपका, माफ कीजिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। सत कथन का चयन करें, सत कथन का चयन करें। देखिए एक में आपका है बड़े राज्यों को श्रेणी में महाराष्ट्र स्थान हासिल किया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत। 2 में है भारत ने 2030 तक $1 ट्रिलियन के माल निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। केवल 2 कथन आपका सही होगा, केवल 2 कथन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न बताइए, कितना ईजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। देखिए भैया अब बनाइएगा तो क्या मजा आएगा बताइए। तो हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला 3 वर्षीय रेलिंग बजट पेश किया है, तो आपको मध्य प्रदेश किए हैं, ध्यान में रखिए। कौन किए आपका, तो मध्य प्रदेश किए हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, बेंगलुरु में स्टार्टअप कंपनी एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमिक्स सिस्टम ने हाल में भारत का पहला उपचर ड्रोन विकसित किया है, उसका नाम क्या है। उसका नाम आपका अवतार है, क्या है आपको, उसका नाम अवतार है। तो 26 नंबर प्रश्न बताइएगा, भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए किस रेजिमेंट का गठन किया गया है। किस रेजिमेंट का गठन किया गया था, शक्तिवाना का आपका किया गया। कहाँ है शक्तिवाना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में शक्तिवान का आपका गठन किया गया है। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कुल व्यय परिवर्त कितना है, तो ये आपका कितना है, तो बताइएगा। तो ये आपका 99,446 करोड़ रुपये, 99,446 करोड़ है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण को मजबूत करने के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये आपका जनानी प्लेटफॉर्म आपका लॉन्च किए हैं। तो भारत ने हाल ही में अपना पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका जो है आतंकवाद विरोधी और जंगल युद्ध पर केंद्रित बहुपक्षीय थल सेना का अभ्यास। अरे यार दूसरा माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा थुथुकुडी तमिलनाडु। धन में थुथुकुडी तमिलनाडु का है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए भारत ने हाल ही में अपना पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो पर थुथुकुडी तमिलनाडु में किया है, ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। तो अभ्यास प्रगति 2026 है, अभ्यास प्रगति 2026 है। था अभी तुरंत हम बताए थे आतंकवाद विरोधी जल युद्ध पर केंद्रित बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास, ध्यान में रखिएगा। बताइएगा, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट इनके द्वारा प्रकाशित की गई है। किनके द्वारा प्रकाशित की गई है, क्या आपको लोग को पता नहीं है, तो आपका
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला 132 नंबर प्रश्न बताइए, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए कथन एक में आपको भारतीय निर्यात के लिए 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इनमें से 20 अरब अमेरिकी डॉलर ने निवेश का वादा शामिल है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को उदारीकरण से बाहर रखा गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए तीनों कथन आपका सही है। ध्यान किसके बारे में, तो भारत न्यूजीलैंड के मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 133 की ओर। तो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए 6 वर्षों की अवधि हेतु कुल कितना कॉर्पस निर्धारित किया गया है। तो अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के लिए 6 वर्ष की अवधि हेतु कुल कितना कॉर्पस निर्धारित किया गया है। कितना कॉर्पस निर्धारित किया गया है, तो आपका 1 लाख करोड़ किया गया है। कितना किया गया, तो 1 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। तो भारत ने किस वर्ष तक निर्धारित विद्युत शक्ति क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य जून जुलाई 2025 में ही हासिल कर लिया है। तो ये आपका कब कर लिया है, तो ये आपका 2030 तक करेंगे, ध्यान में रखिएगा। हासिल कर लिया है तो 2030, कैसे 2030। भारत ने किस वर्ष तक निर्धारित विद्युत शक्ति क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य जून जुलाई 2025 में ही हासिल कर लिया है, 2030। इसके बारे में थोड़ा समझ में नहीं आया भैया, लेकिन इसका आंसर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2030। 135 नंबर प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीन किस नए मिशन की घोषणा की है। किस नए मिशन की घोषणा की है, तो उच्च अधिकार प्राप्त जनसंख्या की मिशन का आपका विकास किए हैं, ध्यान में रखिएगा। उच्च अधिकार प्राप्त जनसंख्या की मिशन का आपका जो है वर्षना किए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, ध्यान रखिएगा। 136 नंबर, भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में सभी छात्रों सेवाओं और एकीकृत करने और वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कौन सा नया मोबाइल, तो आपका रेल वन ऐप का जो है सो आपका किए हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करने और वन स्टॉप डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो रेल वन ऐप का आपका लॉन्च किए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 137। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर बार 2 क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 138 नंबर प्रश्न बताइए, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उच्च स्तरीय जनसंख्या की परिवर्तन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोगों को पता है भी आपका जस्टिस प्रकाश सभाकर नवलेकर को आपका नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। बताइए भारत राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 के दौरान कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति लाते हुए भारत की विकसित पहली स्वदेशी तकनीकी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। तो ये आपका AI आधारित चावल छटाई तकनीकी को आपका लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत दुनिया का किस स्थान पर पहुंच गया है। बताइए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत दुनिया का किस स्थान पर पहुंच गया, तो आपका 38वें स्थान पर पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्थान पे आते हैं, प्रश्न नंबर 141 की ओर। यहाँ से मैथ आ गया भैया, मैथ को आप लोग को खुद सॉल्व करना है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर आप लोग सुनते जाइएगा। 141 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, फिर बताइएगा आपका कितना नंबर सही हुआ है। आप लोग बहुत सारे लोग होंगे भैया कुछ सेट भी मारते होंगे, तो बताइएगा पूरा सेट अगर आप लोग किए होंगे तो कितना आप लोग का आया था। चलिए 143 का आपका सही उत्तर कौन सा जाएगा, तो 143 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 144 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
145 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 नंबर ऑप्शन का ए हो जाएगा। 148 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर आज का आखिरी प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।